9 मई को जो कुछ हो गया वो तो शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि दुश्मन भी कभी इस तरह की हरकत कर सकता है। बदकिस्मती से 9 मई का वाकया भी हुआ। और अब कल आपने जो इस्राईल का जो बयान आपने जो पढ़ा भी है और सुना भी है, जो जिसकी पूरी कौम आज उसकी भरपूर उसकी मजम्मत कर रही है कि इस्राईल में फ़लस्तीन में जो मुसलमानों का जो 75 साल से जो खून बह रहा है वो किसके हाथ पर वो लहू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैजी। नाज़रीन, अभी आपने सुना वज़ीर आज़म पाकिस्तान फ़्लाईओवर का इफ्तिताह करने के लिए, उसकी तामीर का, शाहीन फ़्लाईओवर, ये इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद वो दुनिया का खूबसूरत तरीन कैपिटल जिसकी तामीर व तरक्की के लिए दिन रात एक किए जा रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि हर शहर में कोशिश की जा रही है कि न सिर्फ़ ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए, न सिर्फ़ नौजवानों को तकनीकी महारत देने के लिए, बल्कि बाहमी शीरो शकर रह के इख्तलाफात की शिद्दतें और हिद्दतें कम करके आगे बढ़ने की कोशिशें हो रही हैं। और फिर हम जहाँ मुआशी तौर पर जकड़ दिए गए थे और हमारे बारे में ख़ुद वो लोग कह रहे थे जो वज़ीर आज़म रह चुके हों पाकिस्तान के, बस दिवालिया होने वाले हैं, बस दिवालिया होने वाले हैं। और फिर वो कन्वर्सेशंस भी हमने सुनी जो वज़ीर ख़जाना माजी के वो कह रहे थे 2 सूबाई वज़रा को कि नहीं, दिवालिया कराना है पाकिस्तान को, IMF को लिख दो। उसके बावजूद IMF से मामलात बेहतर हुए। और फिर हमारे बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब ने, UAE ने और हमारे हमसाया मुल्क चाइना ने जिस तरह हमारा साथ दिया, हमारी मदद की, और ख़ास तौर पे सऊदी अरब की जानिब से $2 अरब डिपॉज़िट कराने के बाद, और वो भी उन दिनों जब साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ सऊदी अरब में मौजूद, और सऊदी अरब की जानिब से हमें ये तोहफ़ा मिला। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कराची अगर चले जाएँ तो पीपल्स पार्टी के वज़रा भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते चले जा रहे हैं, और वहाँ पे कभी इलेक्ट्रिक बसों की बात हो रही है, कभी शहर के मामलात को बेहतर करने की कोशिश हो रही है। ये सारी चीज़ें वो हैं क्योंकि इलेक्शन में अब ज़्यादा दिन रह नहीं गए। आज वज़ीर आज़म ने यह भी कह दिया कि 1 महीना हमारा रह गया है, और इस 1 महीने में हम कोशिश करेंगे कि जिस कदर जाँफिशानी से हम इस मुल्क की, इस कौम की तरक्की के लिए काम कर सके वो करेंगे। उसके बाद फिर हर शख्स वो दिल पे हाथ रख के, दिमाग के साथ सोच के कि इस मुल्क में तहरीककारी किसने की, दहशतगर्दी की तरफ उकसाया किसने, शहदा की बेहुरमती किसने की, और मुल्की इदारों के हवाले से तज़हीक आमेज़ मुहिम किसने चलाई। और फिर नाज़रीन ये भी ज़हन में रखिएगा, आज तक इसराइल की जानिब से कभी पाकिस्तान के हवाले से तनकीद नहीं हुई थी। फ़र्स्ट टाइम ये हुआ है कि इसराइल भी PTI के चेयरमैन का पुश्तीबान बन गया है, और इस मौका पर वो पाकिस्तान पे तनकीद कर रहा है। ऐसे ही मौज़ूआत पे आज बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रख सीनियर साफ़ी जनाब फ़ारूक फैसल ख़ान, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। स्काइप पे ऑल द वे फ्राम लंदन सीनियर जर्नलिस्ट जनाब अज़हर जावेद हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया अज़हर जावेद साहब आपका। ख़ास अब इजाज़त हो तो अज़हर जावेद साहब से मैं चाहूँगा, अज़हर जावेद साहब, मैं फ़्रांस को जब देखता हूँ, फ़्रांस के मामलात को देखता हूँ, एक वाक़या होता है और जजेस की छुट्टियाँ मनसूख हो जाती हैं, फ़ैसले पे फ़ैसला आता है, गिरफ़्तारियों पे गिरफ़्तारियाँ होती हैं। पाकिस्तान में भी 9 मई को बड़ा कुछ हुआ, वहाँ बैठ के क्या सोचते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो सऊदी अरब में मियाँ नवाज़ शरीफ का होना और $2 अरब का डिपॉज़िट होना, और आज वज़ीर आज़म ये भी कह रहे थे कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की कोशिशें भी उसमें बहुत ज़्यादा शामिल हैं, क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया जवाद काजी साहब। बहुत अरसे के बाद हम सुन रहे हैं कि मुआशी मैदान में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं, और इन अच्छी खबरों को लाने में अगर हम ये कहें कि हमारी सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पे है, उस एक पेज पे नहीं जिसका दावा किया जाता रहा एक शख्स की तरफ से जो कि अपने आप को सियासत का बेताज बादशाह समझता था, और उसी जाम में उसने पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश भी की। ये वो एक पेज है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए मिलकर लड़ने का अज़्म कर रहा है। और जहां हम देखते हैं कि पहले
जो कोशिशें होती थी कि इदारों को आपस में लड़वाया जाए, तो इस वक्त वो कोशिशें मेरा ख्याल है बहुत हद तक कम हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी देखें तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा जो पहाड़ है वो सर करना है। इसके लिए जो सियासी क़यादत और ख़ास तौर पर जो सबसे आगे बढ़कर जिस जमात ने एक ऐसे वक्त में हुकूमत संभाली जबकि उसकी मकबूलियत बहुत ऊपर थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि जो महंगाई का पहाड़ है, जो माशी मैदान में मुश्किलात हैं, उसकी वजह से उसको अपना सियासी कैपिटल खोना भी पड़ेगा। लेकिन उस सियासी क़यादत ने, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पार्टी के सरबराह हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो पार्टी के सदर हैं, इन्होंने मिल के फैसला किया और दीगर सियासी जमातों जिनमें आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, ANP के लोग जो दोस्त, उसके अलावा जो दीगर पार्टियां उनके साथ मिलकर हुकूमत संभाली गई। अब पहली दफा हो रहा है कि हम तकरीबन पिछले 4 से 5 साल में देख रहे हैं कि माशी मैदान में पाकिस्तान के टेक ऑफ करने की खबरें आ रही हैं। और इस जो कोशिशों में आपसे पहले भी बात हुई जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो खलीजी ममालिक है उनके दौरे पर जा रही थे, तो उस वक्त भी मैंने यही अर्ज किया था कि वज़ीर आज़म के तौर पर नवाज शरीफ के इन ममालिक के साथ तकरीबन 20 से 30 साल पुराने ताल्लुकात हैं और इन ममालिक को भी पता है कि जो नवाज शरीफ है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। उन्हें दौरे की दावत दी गई और हमने देखा कि UAE में भी उनको शाही प्रोटोकॉल दिया गया, शाही उनके साथ सिक्योरिटी थी और तमाम और उनकी मुलाकातें भी वहाँ पर हुई। और इसके बाद आजकल वो सऊदी अरेबिया में है, वहाँ भी वो शाही मेहमान है और उनकी मुतअद्दिद मुलाकातें हुई हैं। और जो ये सऊदीया की तरफ से $2 बिलियन की रकम आई है, तो मेरे जो सोर्सेज कहते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा हाथ जो नवाज शरीफ साहब का भी है, अस्करी क़यादत का भी है और इस सारे अमल में जो यहाँ पर जो मुख्तलिफ मुलाकातें की गई बैकग्राउंड में नवाज शरीफ साहब की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से, इसहाक डार साहब की तरफ से और नवाज शरीफ साहब की तरफ से, उन्होंने अहम कलीदी रोल अदा किया है। अब बात आ गई, आपने जो हवाला दिया फ्रांस का, जो महज़ब मुआशरे होते हैं वहाँ पर जुर्म करने वाले को कभी माफ़ी नहीं मिलती, वो सियासत के पीछे नहीं छुप सकता, उसको कभी भी ये इजाज़त नहीं दी जाती कि वो अपने घिनौने फेल को सियासत की नज़र कर दे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमेशा से एक हमने रुझान देखा है कि अगर किसी सियासी रहनुमा पे इस तरह का कोई मामला होता है तो वो सियासत को बीच में ले आता है। लेकिन 9 मई ने एक मुख्तलिफ ही जाविया सेट किया है। ये सियासत नहीं थी, सियासत के नाम पर एक इदारे को, हमारे दिफाई इदारे को निशाना बनाया गया और जिस मुनज़्ज़म तरीके से बनाया गया उसके बहुत सारे सबूत सामने आ चुके हैं। इन हालात में अगर हमारे जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं, अगर वो अपना रोल अदा नहीं करते, अगर वो मुजरमों को सजा नहीं देते, अगर वो जो इन लोगों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाते, तो उन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान जो कि पहले से ही मौजूद है। हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को जिस तरह सियासी इंतकाम का निशाना अदालत के जरिए बनाया गया, उनकी एक शहादत अदालत के जरिए करवाई गई, वो एक घिनौना धब्बा आज भी हमारी अदलिया पर। सही वापस जावेद साहब वापस आते हैं, यहीं से शुरू करूँ फैसल खान साहब। जिस तरह जावेद साहब ये कह रहे हैं कि महज़ब दुनिया में ऐसा नहीं होता, एक वाक़या हुआ है, जजेस की छुट्टियाँ मनसूख हो गई, उन्होंने कहा आएँ अदालतें लगाए और करें, लेकिन मुआशी इशारे जो हैं वो मुस्बत जाने लग गए। कहा जाता था श्रीलंका से सीख के आया हूँ और फिर अल्लाह का शुक्र है कि श्रीलंका हम नहीं बन सके। ये सारी चीज़ों में जहाँ बात हज़रत जावेद साहब ने छोड़ी है कि हम सियासत को ले आते हैं, अदालत का सामना उस तरह से नहीं कर पाते। मैं इसराइल की जानिब बाद में जाऊँगा, पहले ये बात हम कर लें कि मईशत की बेहतरी के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि सियासत के मामलात, पार्लियामेंट के मामलात भी अदालती दरवाजे पे होंगे, तो फिर क्या हाल निकलेगा? देखें, इस मौजू पे पहले भी कई मरतबा बात हो चुकी है और यही नतीजा हम सब ने निकाला था कि तमाम अदारे जो हैं वो अपने अपने दायरा कार में रहकर काम करें। लेकिन बदकिस्मती क्या होती है कि अदारे अपनी हदूद में नहीं रहते और जब चीज़ें ख़राब होती हैं तो उन सब को तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बदकिस्मती से हमारी अदलिया देती है। आप अदलिया की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे इंसाफ है, वहाँ पे अदालतें रात को भी काम,
और हमारे यहाँ बदकिस्मती से अब मौसम गर्मा की तातीलात हैं, अदलिया जो है वो छुट्टियों पे जा रही है, तो ये वो खराबी की सारी ये वो खराबी यहाँ एक मुल्जिम है जो महीनों हो गए हैं वो हाथ ही नहीं पकड़ाई दे रहा, और जज साहब को भी ये कहना पड़ गया कि इतने महीने हो गए हैं, पेश होना पड़ेगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसी हुज्जत सामने। मैं और आप या कोई दूसरा आम आदमी इस तरह की हरकत करता और क्या उसे इतना रिलीफ मिलता अदालतों से कि जज साहब भी बोल पड़े हैं कि जी 9 माह हो गए हैं वो पेश ही नहीं हो रहे, और सैकड़ों केसेस उन पे वो कहते हैं जी मेरे पे केसेस बना देते हैं। भी आप जब भी आते हैं आप कानून की खिलाफवर्जी करके चले जाते हैं तो ज़ाहिर है कि फिर उस पर केस तो बन जाता है। जो इंतज़ामिया है, जो पुलिस है, या जो भी जिसका ये काम है, वो तो निशानदेही कर देते हैं कि जी ये कानून की खिलाफवर्जी करके गए हैं, वो रिपोर्ट भी कर देते हैं, उसके बाद काम शुरू होता है अदलिया का। लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे वो जो है दूसरे कानूनी निकात आने शुरू हो जाते हैं, जनाब आज वो फलानी जगह मसरूफ़ है, आज फलानी जगह मसरूफ़ है, आज आ नहीं सकते, आज वकील बहाना कर दिया। एक एक केस में 27 जो है एडजर्नमेंट्स हो गई हैं। तो फिर लामहला जो है हर शख्स जो है फिर अदलिया पर भी उंगलियाँ उठाता है कि जनाब ये दुरुस्त काम नहीं कर रही, और ये दुरुस्त काम ना करने की वजह है कि आज जो है आपके जो पेंडिंग केसेस हैं वो 51,000 से भी बढ़ गए हैं, जो बढ़ नहीं थे। और ये देखना, ये आप गुज़श्ता 2 माह से आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो सियासी केसेस में जो है उलझी हुई है, और ऐसे केसेस में उलझी हुई है जिसमें उसका कोई काम ही नहीं है कि अपील दर अपील नीचे वो जो है जिन साहब की आप बात करते हैं कि वो कुछ ना कुछ करके जाते हैं, नीचे वाली अदालत उनको तलब करती है, वो एक चिट्ठी ऊपर डाल देते हैं, फिर ऊपर वाली अदालत बैठ जाती है, उसके ऊपर फिर बेंच बैठ जाते हैं। तो आम आदमी तो इंसाफ से महरूम है और वो अपनी गेमों में मसरूफ़ है, और उनका क्या कट्ठा चट्टा है वो सारा कुछ सामने आवाम के सामने आ चुका हुआ है, आपके ऑडियो लीक्स की सूरत में सामने आ चुका हुआ है, आपके उनके रिश्तेदारों की जो है वो सरगर्मियाँ जो है उनकी वजह से सारे सामने आ चुका हुआ है। तो एक तो सबसे पहले ये है कि आपको अपनी पार्लियामेंट को मजबूत करना पड़ेगा। पार्लियामेंट मजबूत उसी वक्त होगी जब सियासी इस्तेकाम आएगा। सियासी इस्तेकाम उस वक्त आएगा कि जब फ्रेश इलेक्शन हो जाएगा। तो कौम उसकी तरफ जा रही है। अब हुकूमत तो कह रही है कि हम 8 अगस्त को या 14 अगस्त को अपनी मदद पूरी करने के बाद जो है अपने अपने घरों को चल जाएंगे, और इलेक्शन की तैयारियाँ शुरू की हुई हैं। उसके बाद 90 दिन में या 60 दिन में जो इलेक्शन है, अगर दुआ करनी चाहिए कि ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाए, और जो भी मुंतखब हुकूमत आती है और जो लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उन्हें फ्री एंड फेयर जो है वो मौका फराहम होना चाहिए। और देखें वो मिलना भी चाहिए। देखिए ये वक्त वो था जब आप अब 1 माह रह गया ना कि हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठ के निगरान का फैसला करती कि आगे निगरान दौर क्या होगा। जो सब पार्टियों को शिकायत थी इंतखाबात के हवाले से, वो आपस में बैठ के बात करती कि यार हमें जो है ना अपने इलेक्शन रूल में जो है ये तब्दीली कर लेनी चाहिए कि जो हमेशा प्रॉब्लमेटिक होती है। देखना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपके राउंड अबाउट के 20 से 25% हल्के ऐसे होते हैं जो रात 2 बजे के बाद फंस जाते हैं। तो वही वैसे मैं उसके हवाले से भी देख रहा था तफसीलात के, उसमें इस दफ़ा बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि कोई चीज़ छुपी नहीं रहेगी, वीडियोस भी मिलेगी, पूरा रिकॉर्ड होगा, और अगर कोई उम्मीदवार चाहे कि मुझे ये वीडियो चाहिए वो उसकी फ़ीस दे और वो वीडियो ले सकता है। और हर पोलिंग स्टेशन के बाहर तमाम तर जो वोटर्स हैं उनकी लिस्ट भी आवेज़ा की जाएगी। ये अच्छी बात है ना। देखें यही वो चीज़ें हैं जो हमेशा इलेक्शन को मुतनाज़ा बना दिया करती हैं। हारने वाला कह देता है कि जी इलेक्शन फेयर नहीं था। तो भाई जिसको जो अगर किसी को 2002 के इलेक्शन में था कि यार ये हो गया, किसी को 2008 के इलेक्शन में था, किसी को 2013 के 2018 में, आपस में मिल बैठ के फैसला करते। अगर मेरे साथ कोई हाथ हुआ है तो मैं कहता कि जी ये इलेक्शन प्रोसेस जो है ना इस तरीके से होना चाहिए, काउंटिंग इस तरीके से होनी चाहिए। आपके साथ समझते हैं आपके साथ कोई हाथ है या आपके साथ किसी ने कोई हाथ किया है, तो आप अपनी निशानदेही करते हैं, उस पे मशावरत की जाए, उन चीज़ों को दूर करते हैं। लेकिन 3.5 साल कोशिश ही इस पर कोई नहीं की गई, और अब जब मौका आया था कि चले इस तरफ जाए तो मैं नहीं जाना असेंबली, तो फिर अदालत में चले जाना, असेंबली नहीं जाना। अच्छा अदालत में क्या चल जाना, अदालत ने भी तो खुद ही बुलाया थी आपको, अगर याद हो कि वो जज साहब थे जिन्होंने कहा था बाहर सड़कों पर किधर फिर रहे हो, हमारे पास आओ हम देंगे। तकारीर हैं जिसमें मैं कल भी दोबारा से देख रहा था कि उचक लिया इस बंदे को और फिर उसके ज़रिए क्या क्या किया जाएगा। आज तक तो हमारे ऊपर तनकीद नहीं इसराइल ने की थी, लेकिन उसको अपने मुल्क के इंसानी हकूक़ नहीं पता, और फ़लस्तीन में जो बर्बरियत है, जो जुल्म है, उसकी तरफ तवज्जो की बजाय पाकिस्तान के हवाले से मरोड़ एकदम से क्यों उठ गया, ये क्या कहानी है? मैं ये कह रहा था कि जो एक सियासी जमात के रहनुमा अगर लंदन आएंगे और एक ऐसे शख्स की जो मुहिम चलाएंगे जिसका
बराह रास्त ताल्लुक इसराइल से रहा हो या उसका ताल्लुक है, तो फिर ऐसी चीजें तो आपको सामने नजर आएंगी। यहाँ पर बाकायदा लॉबिंग हो रही है। लॉबिंग जो है, मुख्तलिफ लॉबिंग फर्म्स हायर की गई हैं, जैसे अमेरिका में भी है, बरतानिया में भी है, और मुख्तलिफ हुकूमतों को उसमें अप्रोच किया जा रहा है। उनमें एक हुकूमत इसराइल की भी है और इस पर बड़ा काम हुआ, क्योंकि हमें पता है कि एक जमात के सरबराह के जो इन लॉज हैं उनका ताल्लुक है और वो ओपन है, उसमें कोई ऐसी ढकी छुपी बात भी नहीं है। तो उनकी तरफ से जो कोशिशें हुई हैं, ये उन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि आज इसराइल उनके हक में बयान भी दे रहा है। आज तक जो है वो अपने अंदरूनी मामलात पे तो वो ये कहते रहे कि अब किसी को हम अपने मामलात में मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। तो ये कोई, मैं कहता हूं कि पूरा एक, जैसे अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसे सेनेटर्स हैं जिनका ताल्लुक है बराह रास्त उन ममालिक उस मुल्क से, तो ये उसी का एक नतीजा है जिसके जरिए लॉबिंग करके अब मुख्तलिफ हुकूमतों को मजहब को हट के, मजहब से दूर होके, जो हुकूमती लेवल पे ये कोशिशें हो रही हैं कि एक जो कासिम के अब्बा हैं उनके लिए एक आलमी मुहिम चलाई जाए, और आलमी मुहिम चल भी रही है। हमने देखा गुज़िश्ता दिनों अजहर जावेद साहब यही से शुरू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर मोस्ट सहाफ़ी उस्तादुल असातिज़ा सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान सिद्दीकी साहब, अभी पहले ये बात हो रही थी प्रोग्राम में, आप ही के चंद जुमले हम वो मुस्तार लिए थे कि फ्रांस के अंदर तो अदालतें छुट्टियों में भी खुल रही हैं, लेकिन यहाँ पे खुद जज साहब कह रहे हैं 9 महीने हो गए, और 9 महीने काफ़ी होते हैं किसी चीज़ की पुख्तगी के लिए, तो वो मुल्ज़म पेश ही नहीं हो रहा। ये किधर जा रहे हैं हम? अली साहब, ऐसे है कि ये जो कुछ आपको नजर आ रहा है ये मेरा ख्याल है कि हमारे निज़ाम इंसाफ के लिए भी, कानून के लिए भी, और जो हमारी मजबूरी एक मुआशरती और सियासी सूरत हाल है उसके लिए भी सोचने की बात है। अभी वो वक्त ज्यादा नहीं गुजरा जब हमारे मामला अदालतों के सामने थे, और आपको याद होगा कि पहली दफा हमारी हिस्ट्री में, 75 साल की हिस्ट्री में, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि ये 3 रेफरेंसेस दायर किए जाए नवाज शरीफ के खिलाफ। सही। और नैब को हुक्म दिया। आज तक नैब ने कोई केस किसी के हुक्म पे नहीं बनाया, खुद सोचा और बना लिया, या अंदर खाने हुक्म देता रहा। तो ये खुला हुक्म उनको दिया गया। उसके बाद ये हुक्म जारी हुआ कि 3 महीने के अंदर अंदर इसका फैसला। ये एक दूसरी रवायत है जो हमारे मामले में डली। तीसरी रवायत ये डली कि एक मुअज़्ज़ज़ जज जो उसी बेंच के रुकन थे जिसने हमारे खिलाफ फैसला दिया, उन्हें मॉनिटरिंग जज बना दिया गया। यानी वो एक एहतसाब अदालत का जज जिसका रुतबा हाई कोर्ट के जज से बहुत नीचे होता है, वो बराह रास्त आंसरेबल था उस जज को जो हमारे खिलाफ फैसला दे चुका था। सही। अब वो आप तवक्को रख सकते हैं कि कितनी आज़ादी के साथ कर रहा होगा। और उसके बाद भी देखिए कि जब देखा कि मामला, मियाँ साहब वहां से आते रहे, पता नहीं 100 के करीब पेशियां बुक थी, फिर जब मामला एक स्टेज पे लगा कि ये शायद 3 महीने में ना हो, तो चीफ जस्टिस साहब बैठ गए और उन्होंने हमारे वकील ख्वाजा हारिस को कहा कि हमें नहीं पता, छुट्टियां खत्म, आप दिन को भी बैठो, शाम को भी बैठो, ओवर टाइम लगाओ। जिस पे वो बाइकाट कर गए। मियाँ साहब के पास आए, कहे जी कि हम नहीं कर सकते इन हालात में। तो एक तो ये नमूना है आपके साथ। सही। दूसरा नमूना आज जो आप देख रहे हैं कि जज भी तीस रहा है जी कि 9 महीने हो गए हैं मुझे ये मामला किए हुए, बाकी सारे केस भी ठप पड़े हुए हैं, आप आते नहीं हैं। एक पेशी पे आप आए हैं और हर रोज आप कहते हैं जी कि मुझे इस्तिस्ना दे दिया जाए, इस्तिस्ना दे दीजिए। आप इसी कोर्ट में आए थे, बाहर खड़े हो गए, हंगामा किया आपने, वो एक फाइल ही पूरी छीन के ले गए। तो ये अजीबोगरीब हरकतें हैं। और एक लाड प्यार से पाले हुए बच्चे को जहां तक आप ले आए हैं, शायद उस लाड प्यार में उसको इतना बिगाड़ दिया है कि वो ना अदालतों की परवाह करता है, ना कानून की परवाह करता है। और मैंने फ्रांस की जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो मिसाल इसलिए दी थी कि ये वाकयात अभी 27 जून को हुए हैं। 27 जून को ये वाकया हुआ और फिर ये वाकयात चलते चलते जुलाई के पहले हफ्ते तक आ गए। अब जुलाई की 12 तारीख है और वहां सजाएं हो रही हैं और 99% जो जिनको सजाएं हो रही हैं वो टीन एजर्स हैं।
17 साल का है, कोई 16 साल का है, कोई नहीं दुहाई मच रही कि जी ये क्या हो रहा है। 1 घंटे की, वो कहते हैं जी 1 घंटे की समाअत होती है, वो दिखाते हैं ये वीडियो देखो, ये तुम हो या कोई और है, वो कहता है जी मैं हूँ, वो कहते हैं हो 3 साल इसको दे दो, 2 साल इसको दे दो। और वहां की सोसाइटी भी, वहां के वकला भी, वहां का मीडिया भी ये कहता है जी कि इनको माफ ना करो। हमारे यहाँ अजीबोगरीब स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, अखलाकियात के भी, इंसानी हुकूक के भी, बुनियादी हुकूक के भी, अदालती अमल के भी, इंसाफ के भी। अब देखें ना, कुछ सुख है कि 54,000 केसेस आपके पड़े हुए हैं और आप चले गए छुट्टियां। आपको पता है कि एक एक दिन और एक एक रात जो एक कैदी की गुजरती है जिसकी जमानत होनी है, नहीं वो तनख्वाहें, वो सिद्दीकी साहब तनख्वाहें बढ़ी है ना, तो उसको भी तो कहीं लगा रहा है ना छुट्टी हाँ वो में। सेलिब्रेट कर रहे होंगे। मैं ये बताऊं आपको कि हमारी ह्यूमन राइट्स कमेटी की मीटिंग थी अडयाला में, जी। गए हुए थे, तो वहाँ आईजी प्रिजन से मैंने क्वेश्चन किया कि जो एक कैदी आता है सेशन जज से सजाए मौत हो कत्ल के मुकदमे में या किसी भी मुकदमे में, तो उसकी अपील को सुप्रीम कोर्ट तक जाते कितना टाइम लगता है? तो उन्होंने बताया कि एवरेज 10 साल लगते हैं। आप साहब तसव्वुर कीजिए कि एक शख्स पड़ा हुआ है और 10 साल तक उसे वेट करना है कि उसकी बारी आएगी तो उसकी अपील लगेगी, और लगेगी तो कोर्ट कहेगी जी ये तो मासूम है, बेगुनाह है, हो गया, चलें रिहा हो गया। 10 साल कैसे वापस चाहिए उसको? 10 साल में उसके बच्चों पे क्या गुजरी, उसकी माँ पे क्या गुजरी, उसकी बीवी पे क्या गुजरी, उसके अहलोयाल पे क्या गुजरी। तो हम एक अजीब तमाशे में रह रहे हैं। आईन हमारा मौजूद है, 280 आर्टिकल्स हैं उसके अंदर, हजारों शिके हैं उसके अंदर, लेकिन वो अपनी जगह बैठा हुआ है और इंसाफ का एक सो कार्ड धारा अपनी जगह चल रहा है। अफसोसनाक सूरत हाल है। अच्छा जी, इरफान सिद्दीकी साहब, आपको याद ही होगा यकीनन के 2-4 महीने पहले भी ये बात आई थी आगा शोरश मरहूम का, वो आजमी इसराइल, जब आपने मुझसे पूछा भी कि ये PDF कैसे मिलेगी। अब मैं उसी तरफ ही आऊँगा कि वो सारी चीज़ें ख़ास तौर पे इसराइल की जानिब से पाकिस्तान पे तनकीद, और अभी आप फरमा रहे थे इंसानी हकूक़ की बात भी कि यहाँ पर तो फटाफट ये आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं। ये पहली दफ़ा इसराइल ने पाकिस्तान का नाम लेके तनकीद की है। ठीक है, वो पुश्तबान है दामाद आला के, लेकिन ये कैसे देखा जाएगा इसको? ये तो अब अया हो गया ना, अब क्या करना चाहिए? सही साहब, मैं आपके साथ मेरा एक दोस्ती का ताल्लुक है और मैं उसी दोस्ताना बेतकल्लुकी से आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इन चीजों पे यकीन नहीं रखता था। शुरू से कहा जाता रहा, हकीम सईद की बातें आई और बातें आई, मौलाना फजलुर रहमान डे 1 से यही कह रहे हैं। मैं कहता था जी ये शायद सियासी बातें। फ्रेंकली अब आके कल जब मैं श्री रहमान के मुंह से भी ये बात सुन रहा था, और मैं अपने तौर पे भी सोचता रहता हूँ कि जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो गया है और जिस नहज पे हम आ गए हैं और जिस अंजाम तक ये शख्स हमें पहुंचा गया है, ये तो वाकई यहूदो हनूद का और पता नहीं किस किसका एजेंडा हो सकता है, हमारा एजेंडा तो नहीं हो सकता। अब जबकि आवाजें वहां से उठ रही हैं, कभी एक लॉबियिस्ट फर्म जाके दस्तक देती है, कभी कोई सेनेटर बोलता है, कभी कोई पार्लियामेंटेरियंस बोलते हैं, कभी इसराइल बोलता है, कभी कोई और बोलता है। तो ये पहले कभी नहीं बोले। इंसानी हकूक की पामाली यहाँ होती रही ना, आपने देखी है ना। कभी कभी उन्होंने कहा है जी कि ये क्यों एक खातून को रात गए आपने दरवाजा तोड़ के, तो उसको जब वो अपने कमरे में थी रात को तो उठा के ले गए हैं या उसके मियाँ को उठा के ले गए। इससे कोई गनावनी हरकत हो सकती है? कोई मीडिया नहीं बोला, कोई इंसानी हकूक की तंजीमें नहीं बोली, कोई किसी के पेट में मरोड़ नहीं उठा। तो ये जो अब जो कुछ हो रहा है ये कोई इंसानी हकूक के साथ हमदर्दी नहीं है, ये उनके अपने एक चहेते शख्स की जो उनके एजेंडा लिए फिरता था, क्योंकि बात क्योंकि आग उसके घर तक आ गई है जो उसने खुद भड़काई थी, तो इसलिए उन्हें तकलीफ हो रही है। अच्छा सिद्दीकी साहब, आपने भी ये बात की कि लाडला है, ज़िद्दी है, लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद हुकूमत आपकी है, सब कुछ सामने है। अब लाडले का ये मतलब तो नहीं है ना जी कि उसको पूछा ही नहीं जा सकता, कोई रास्ता कैसे इख्तियार होगा? माइंड सेट की बात की जाती है, वहाँ तक पहुँचना है तो कानून कुछ तो रास्ता बनाए ना। मेरा ख्याल है जो जिम्मेदार इदारे हैं, चाहे वो सिविल के अंदर हैं चाहे वो आर्मी के अंदर हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और शवायद बड़ी हद तक जमा हो गए हैं, और उसमें अब कोई ऐसी
तहकीक तलब बात नहीं रह गई कि इसका मास्टर माइंड कौन था। और ये कोई आज की बात नहीं है, 2014 में हम देख चुके हैं कि धरने कैसे दिए गए, कैसे आपके पीटीवी पे हमला हुआ, कैसे नाफरमानी की बात की गई, कैसे बिल जलाए गए। तो हम ये एजेंडा तो तब से देख रहे हैं ना, एक शख्स का, जमहूरियत की कब्रें खोदी गई, कफन पोस्ट से आ गए, वज़ीर आज़म हाउस का घेराव किया गया। ये वही माइंडसेट है। इसलिए अब खान साहब एक अजीबोगरीब बात कहते हैं, अजीबोगरीब बात ये कहते हैं जी कि 9 मई का फायदा किसको हुआ, क्योंकि मुझे नुकसान हुआ है और फायदा अपोजिशन को या हुकूमत को हुआ है, इसलिए ये उन्होंने कराया। अब कोई खुदा का बंदा उनसे पूछे कि जब आप कौमी असम्बली से इस्तीफा दे के चले गए तो फायदा किसको हुआ, जब आपने पंजाब असम्बली तोड़ दी तो फायदा किसको हुआ, जब आप खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली आपने तोड़ दी तो फायदा किसको हुआ। इन सारे इकदाम का फायदा हुकूमत को हुआ और इन सारे इकदाम का नुकसान आपको हुआ। तो क्या वो भी हमने किया है? तो मुझे तो मंतक समझ नहीं आती, मंतक समझ नहीं आई। बहुत शुक्रिया जनाब इरफान सिद्दीकी आपके वक्त का, बहुत थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन एक ले लेते हैं, फिर फारूक फैसल साहब और अज़हर जावेद साहब से मज़ीद खुला के बातें करते हैं। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। ब्रेक से पहले भी ये बात हो रही थी कि आखिर क्यों कर मरोड़ उठ रहे हैं और मसाइल बढ़ रहे हैं बैरून मुल्क कि यहाँ पे हमारे शहदा की बेहुरमती की जाए, यहाँ तज़हीक की जाए, बगावत पे उकसाया जाए, शरअंगेज़ी की तरफ राग़िब किया जाए और नौजवानों को उस राह पे लगा दिया जाए जिसके बाद अगर उनका मकाम और मंजिल जेल की काल कोठरी हो तो फिर पूछा भी ना जाए। मैं देख रहा था 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस नौजवान हैं, उनके भाई, उनके वालदैन, बूढ़ी माएँ ये कह रही हैं कि बच्चा जो था उसको डिट्रैक कर दिया गया और उसके बाद तो पूछा भी नहीं गया। लेकिन वो क्यों कर बैनुल अक़वामी इदारों पे बैठ के बात करने लगे हैं, इसी पे इरफान सिद्दीकी साहब ने बड़ी पुरमग़ज़ गुफ्तगू की। जनाब अज़हर जावेद हमारे साथ हैं और जनाब फारूक फैसल हमारे साथ हैं। अज़हर जावेद साहब, आप जहाँ से बात हुई थी, जहाँ से आपकी बात ख़त्म हुई थी, वहीं से मैं चाहूँगा शुरू कीजिए। इरफान सिद्दीकी साहब ने बड़ा मुफस्सल बयान भी दे दिया कि आखिर क्यों कर तब ये जब फरियाल तालपुर को ईद से पहले अस्पताल से उठाया गया, जब मरीम नवाज़ के कमरे में घुस जाया गया, यहाँ पे और भी बड़े मामलात हुए, लेकिन तब तो कोई नहीं उठा इंसानी हकूक़ का बीड़ा उठा के और गुफ्तगू करने वाला। हुण की होया है? जी साहब, ये 2 वाक़यात नहीं है, और बड़े वाक़यात था। क्या आपको नहीं पता कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ, उनके साथ क्या हुआ था जब वो उतरे हैं यहाँ पर? मुझे आज भी याद है, जुलाई की वो तारीख थी, 12-13 थी मेरा ख्याल है, जब वो लाहौर एयरपोर्ट पे उतरे 2018 में अपनी बेटी के साथ, मरियम नवाज के साथ, हम उनके साथ जहाज में थे। और जिस तरह उनके साथ जो सलूक हुआ एयरपोर्ट पे, जिस तरह एक भारी नफरी वहाँ तैनात की गई और जिस तरह उनके साथ एयरपोर्ट के रनवे पे उनको घसीट के जहाज की तरफ ले जाने की कोशिश की गई, दूसरी तरफ क्या वो इंसानियत की खिलाफवर्जी नहीं थी? क्या आपने नहीं देखा कि जो मरियम नवाज साहिबा के साथ जेल में जो सलूक हुआ, एक खातून कैदी, उनके साथ वो जब उनसे बात हुई, जब वो यहाँ आई तो उन्होंने जो चीजें बताई वो तो बड़ी खौफनाक थी। इंसानी हकूक की वो खिलाफ वर्जियां की गई कि एक औरत को आपने जिस मेजरेबल कंडीशन में जेल में रखा, लेकिन उसने फिर भी भीख नहीं मांगी आपसे और उसने जो है वो मुकाबला किया। क्या वो इंसानी हकूक नहीं थी? क्या शहबाज शरीफ साहब को जेल में नहीं रखा गया? क्या हमजा शहबाज को जेल की काल कोठरियों के पीछे नहीं रखा गया? क्या ख्वाजा साद रफीक को नहीं रखा गया? अहसन इकबाल को नहीं रखा गया? ख्वाजा आसिफ, किसका नाम नहीं लेंगे? और हर एक खुर्शीद शाह साहब को रखा गया और दीगर रखा गया। मतलब जो हरकतें की गई साहब ने अपने दौरे इक्तदार में, अमेरिका में खड़े होकर वो कहते हैं फातिहाना तौर पे मैं जाके एसी उतरवा दूंगा। ये किसी वजीर आजम का काम है? आप एक जो खुद बैठ के
अब शहजाद अकबर साहब यहाँ से बोल रहे हैं, गुज़िश्ता 2-4 दिन पहले भी उनकी सहाफ़ियों से मुलाकात हुई तो वो अपने आप को बरी ज़िम्मा करार दे रहे थे कि हमें तो हुक्म आता था। जिस तरह आप लोग करते रहे, हालांकि वो अपने से भी भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, लंबी चौड़ी। बिल्कुल, जब वो तो उस वक्त इक़्तिदार में थे ना, अब तो वो जिस तरह वो बात कर रहे थे लगता था उनसे ज्यादा मासूम ही कोई नहीं। तो इन सारे हालात में ये एक आलमी साजिश है। और याद रखें जवाद फैजी साहब, अगर आपकी हुकूमत ने अगर इन 9 मई के जिम्मेदार वाकया के लोगों को ना सजा दी तो याद रखिए ये मुल्क में बफिर होगा, दोबारा होगा। फिर उन लोगों को शय मिलेगी कि 4-5 हज़ार लोगों को आप ट्रेन करें, उनको तरबियत दें 1-2 साल और चढ़ाई कर दें। ये एक ऐसी गलत मिसाल कायम होगी कि फिर लोगों को एक नया रास्ता मिल जाएगा। तो इन लोगों को सजा देनी चाहिए, इन लोगों को काफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए और मास्टरमाइंड को सिर्फ इस वजह से ना छोड़ा जाए कि जी उसको बैनुल अक़वामी हमायत हासिल है, एक इदारे अदलिया में उसके सहूलतकार बैठे हुए हैं, वो उन अदलिया का लाडला है और इस वजह से वो सिर्फ छूट जाए और बाकी लोगों को, आपने जैसे बात की कि लोग कह रहे हैं कि हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को डी ट्रैक किया गया, लेकिन जो डी ट्रैक करने वाला है, जो 1-1.5 साल पूरा मीर जाफर मीर सादक की इल्जामात लगाता रहा, जो हमारे ऑफिसर्स को गलत नामों से पुकारता रहा, जो इनकी जहन साजी करता रहा, जो जमान पार्क में अंदर जो एक ऐसी जहनी तरबियत गंदी करता रहा इन लोगों की, आप उस मास्टरमाइंड को कुछ ना कहें तो याद रखिए कि फिर हमारा मुल्क सरवाइव नहीं कर सकता। अगर आप इंसाफ नहीं देंगे तो फिर हालात नहीं काबू में रहेंगे। मैं फारूक फैसल साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये जो इरफान सिद्दीकी साहब ने भी जिस तरह फरमाया, अजहर साहब ने भी कहा कि यार ये अचानक हुआ क्या है कि पीछे आके खड़े हो गए हैं, और हालांकि ये अब साबिक दामाद है, साढ़े ते तलाक हो जाए तो स्यापे पै रहे हैं सारी ज़िंदगी, ये फिर भी पीछे खड़े हो जाते हैं। आपने खुद जो बोला है, जो अजहर साहब ने बोला है, जो इरफान साहब ने बोला है, तो कोई अभाम रह गया बाकी कि क्यों वो आए हैं सामने? इसराइल को इस मौके पे क्या ज़रूरत पेश आई? इतना अरसा कभी नहीं पाकिस्तान के मामले पर बोला, और ना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसराइल वो कि छलनी और का एक पंजाबी का माजरत चाहता हूँ मैं, चूँकि फ़ोन पे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मामले की पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा जनाब फैसल करीम कुंडी। अस्सलाम वालेकुम। फैसल भाई ये बताइएगा, आज बात ये हो रही है, कल शरी रहमान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं अभी इरफान सिद्दीकी साहब से भी बात कर रहा था, अजहर जावेद साहब भी लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं, फारूक फैसल खान साहब भी बैठे हुए हैं। बात ये हो रही है कि हमारे यहाँ तो तलाक हो जाए तो उसके बाद तो देखते ही नहीं है रिश्तेदार जो छूट गए होते हैं, लेकिन इसराइल को क्या मसला हुआ कि फिर से वो इंसानी हकूक़ से पाकिस्तान में याद आ गए और इंटरनेशनली हमारे ऊपर तनकीद करने की कोशिश की गई? उन्हें क्यों नज़र नहीं आ रहे फ़लस्तीन के मामलात, और क्यों नज़र नहीं आ रहा कि 9 मई को पाकिस्तान के अंदर जिस तरह तकरीब कारी की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल कल पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की वजीर ने और बाकी हुकूमत की इत्तेहादी वज़रान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं और आज भी की हैं। ये जो इशू है, देखें, पहली दफ़ा इसराइल ने अपने अज़ाइम जो है वो जो PTI है उनके मुतालिक बताया, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने PTI को डिफेंड किया वो सबके सामने है। माजी में जब हम अपोजिशन में थे तो हम ये बातें करते थे, लेकिन कोई नहीं मानता था और बहुत से बयान आता थे। आज मैं उन लोगों से कहता हूँ कि माजी में जब हम ये बातें करते थे और जो डिफेंड कर रहे थे PTI को, आज वो आज है ना, जो वो बताएं, आज क्लियरिफिकेशन दें। उनमें से तो आधे भाग गए हैं, आधे जो मफूर हैं, छुपे हुए हैं, और आधे जो है अगर कुछ बचे हुए हैं तो आए उसको डिफेंड करेंगे। यार ये चीजें हम हमारी जो है हम जो है ठीक है मुराद वाला है। हम तो पहले कह रहे थे कि ये लोग ऐसे हैं, लेकिन नहीं माना जा रहा था। और फिर जैसे आपने बात की जिस तरीके से UK में जो है जो कंपेन की PTI के चेयरमैन ने, एक मुसलमान नजाद जो कैंडिडेट हैं उनको छोड़ के और अपने ब्रदर इन लॉ जो उनके फॉर्मर ब्रदर इन लॉ थे उनकी जिस तरीके से उन्होंने वहां पर कंपेन की, वो भी सबके सामने। लेकिन उस वक्त जो है कोई भी ये बात नहीं मानता था और ये चीजें होती थी। लेकिन आज तारीख जो है वो सबसे बड़ी जो है वो चीजें होती हैं, वो तारीख आज बता रही है कि माजी में जो PTI के कारनामे थे, उनके चेयरमैन कारनामे थे, चाहे वो कश्मीर के हवाले से था, चाहे वो फलस्तीन के हवाले से था, या बाकी इशूज थे, वो सामने जो है वो रोजाना की बेस के सामने उनके अज़ाइम आ रहे कि वो क्या करते और क्या।
अच्छा फैसल करीम कुटी साहब, ये फरमाइएगा कि मैंने इरफान सिद्दीकी साहब के आगे भी यही सवाल रखा, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप हुकूमत में हैं, 9 मई का वाक़या है, या तोशा खाना का ले लीजिए, जज साहब बोल उठे हैं कि 9 महीने हो गए, 9 महीने में तो शक्लन कोई पैदाइश सामने आ जाती है, लेकिन महात्मा जो हैं वो अदालत का रुख ही नहीं कर रहे। और क्या कर रही है हुकूमत, क्या कर रही है इंतज़ामिया, कैसे इसको काबू किया जाएगा? ये तो मजाक है कि आम बंदा तो अदालत में उसको तो घसीटा जाता है, यहाँ पे VVIP तरीके से आया जाता है, ये भी तो ख़त्म करना होगा ना तरीका हमें। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, और मैंने पिछले दिनों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की और टॉक शोज में की। 9 मई के वाक़यात हो चुके हैं और आज का दिन देखे और 9 मई को देखें, ये हुकूमत की कमजोरी समझें या जो समझें कि आज तक वो जो है वो केसेस सामने नहीं जा सके। लॉ मिनिस्ट्री जो है इस वक्त तक जो है इस पे कुछ चीज नहीं कर सकी। वो चाहिए था कि आज तक जो है उसके ऊपर जो है वो, जब तक इस मुल्क में सजा और जजा नहीं होगी चीजें नहीं होगी। यस, चीजें जब तक देखें, हम 9 मई तो करते हैं, लेकिन 9 मई के सपोर्ट में जब हम कहेंगे जी हमने क्या केसेस किए हैं, हमने कहाँ तक किए हैं, अदालतें क्यों इस पे फैसला नहीं कर रही, लेकिन सबसे पहले है कि हुकूमत ने क्या किया है। अगर हुकूमत ने कोई स्टेप्स लिए होते फिर हम दूसरे इदारों को कहते कि जी इन्होंने ये कुछ नहीं किया। लेकिन चीजें ये है कि अब तक जो है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये हुकूमत की आप कमजोरी समझें जो भी समझें, कि अभी तक जो है 9 मई के वाक़यात के जो केसेस हैं वो आप अदालत में नहीं ला सके, उन लोगों को कटहरे में नहीं ला सके, उन लोगों को अफसोस दिलवा सके। जब तक ये चीजें नहीं होंगी तो आप कैसे कहेंगे कि जी 9 मई के वाक़यात में जो मुलविस है उनको कैफर किरदार तक पहुंचे। भाई जब उनको जो लाए तो सही ना पहले, फिर कैफर किरदार तक पहुंचे। कुंडी साहब, ये क्या वजह है कि अदालत में ही सारे मामलात पहुंच जाते हैं, वो पार्लियामेंट के हों, वो अहले सियासत के हों? कब हम खुद सारे मामलात खुद ही सुलझा लेंगे, क्यों अदालती दरवाजे पे पहुंच जाते हैं हम? ये देखिए, बिल्कुल ये एक अलमिया है कि जो अदालत के मामलात हों, पार्लियामेंट, जब देखें जब तक तमाम इदारे अपने जुरिस्डिक्शन में रहकर काम नहीं करेंगे तो ये चलती नहीं। तमाम इदारों को अपनी जुरिस्डिक्शन में रहकर अगर काम करने दिया जाए और करें तो मैं समझता हूँ कि ये मसला हल हो सकता है। लेकिन अगर हम सब कुछ कहें कि हमें जुडिशरी ने सारा रास्ता दिखाना है और सारे फैसले नहीं करने हमारे, तो फिर इन इदारों का फायदा क्या है? लिहाजा मैं समझता हूँ कि हर इदारा अगर अपने जुरिस्डिक्शन में रहकर करे, अपने इख्तियारात सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो हमें दूसरे इदारों की तरफ देखने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया जनाब फैसल करीम कुंडी आपके वक्त का। हाँ साहब, जहाँ से सिलसिला टूटा था, लाइन कहाँ टूटी थी? लाइन वहाँ टूटी थी जब आप यही बात कर रहे थे कि सब कुछ तो अय्या हो गया है, कि अय्या हो गया कि वो क्यों इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। देखें, आप कभी ससुराल की बात करते हैं, अजीज़दारी की बात करते हैं, जो इस वक्त जो हुआ है वो है आपका CPAC। जो पेट में दर्द उठ रहा है ना, हम किसी भी और चीज़ को नहीं देखते। गुज़श्ता 3.5 साल का जिसका आप जिक्र करते हैं और आप नाम नहीं लेते कि महात्मा जिनको आप करार देते हैं, उनके दौर में 3.5 साल का दौर है ना, तो बाकी किसी चीज़ को छोड़ दे, बाकी में आप समझे कि सब इल्ज़ाम तराशी है। एक CPAC एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी हकीकत है कि जो क्या है अंधे को भी नज़र आती। क्यों? क्योंकि वो बंद हो गया था ना। एक प्रोजेक्ट आपके यहाँ, एक दोस्त मुल्क जो है वो आपके यहाँ सरमायाकारी कर रहा था, आपको आपकी माशी मुश्किलात से निकाल रहा था, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रॉब्लम थे उनको दूर कर रहा था, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, आपका तवानाई का बहरान था उसको दूर कर रहा था। लेकिन यकलख जो है उसने सब में रुकावट पैदा कर दी गई और सारी चीज़ें बंद हो गई। ये तो रिकॉर्ड पे है ना कि 3.5 साल में वो बंद हो गया था। और चाइना के साथ हमारे मामलात जो हैं रियासती सतह पर, वो हुकूमती सतह पर वो नहीं रहे थे और तल्लुकात जो है वो सरदमहरी का शिकार थे। लेकिन अब दोबारा वो रिवाइव हो रहा है और चाइना ने अनाउंसमेंट्स भी की हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं, आएंगी। तो जिनको उस वक्त तकलीफ़ थी, 2017-18 में तकलीफ़ थी कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, अपने मसाइल पर काबू पा रहा है, तो जब अब वो दोबारा देख रहे हैं कि जनाब ये फिर दोबारा अपने मसाइल पर काबू पा रहा है और फिर अपना सफ़र जो है वो आगे की तरफ शुरू कर रहा है। अब तो देखिए ना, पहले तो सिर्फ जो नून लीग थी हम उसको क्रेडिट देते थे 2017 या 18 को, लेकिन अब की मर्तबा जो है वो जो सियासी उनकी बेस है हुकूमत की भी, या जो लोग इस सारे को लेके आगे बढ़ रहे हैं, CPAC जो माशी मामलात को, अकेली नून लीग नहीं है, पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, इत्तेहादी जमातें भी, उनको सियासी उनकी बेस बढ़ रही है।
लेकिन फिर जो है अब आलाकार के ज़रिए तो काम नहीं हो सकता था। पहले तो आलाकार के ज़रिए काम हो गया 2017-2018 में। अब तो आलाकार जो है वो खुद मुसीबत में है और अपनी किए की भुगतने वाले हैं, तो लिहाजा मास्टर्स को जो है वो खुद सामने आना पड़ा। वो आना पड़ा। अच्छा फ़ारूक फैसल साहब, मैं ये जब बात चली निकली है कि इस पे अगर मरोड़ तो चले हैं हमारी तरक्की के हवाले से, लेकिन ख़ास तौर पे आप क्या देख रहे हैं कि जब मुआशी इशारे मुस्बत हो रहे हैं, रिलीफ मिलेगा अल्लाह करे कि आवाम तक पहुँचे, तो आगे मंजरनामा क्या नज़र आ रहा है आपको इलेक्शन के हवाले से कि जब एक तरफ ये सारे, और आज शहबाज शरीफ साहब ने ये कह रहे थे इफ्तिताई तकरीब में कि 1.25 साल हो गया हमें, कोई एक सिर्फ सबूत नहीं, सिर्फ बयान की हद तक ही हमें कोई बता दे कि हमारे ऊपर और सारी मखलूत हुकूमत के ऊपर कोई करप्शन का कोई इल्ज़ाम हो। चले जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि करप्शन पे इल्ज़ाम नहीं लगा, लेकिन हमारे मसाइल जो हैं जी वो सिर्फ करप्शन तो नहीं है ना, गवर्नेंस भी तो है। और सिर्फ देखें, एक जी आप कहेंगे यार ये क्या बात कर रहे हैं, जहाँ पे तरक्की होती है ना, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है, सर्कुलेशन ऑफ मनी आती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं तमाम सिस्टम होने के बावजूद जो है ना वो करप्शन जारी रहती है। लेकिन असल चीज़ होती है गवर्नेंस की, कि आपकी गवर्नेंस कैसी है। आपकी गवर्नेंस तो भाई ये थी कि 11:30 बजे महात्मा घर से आते थे हेलीकॉप्टर पे और 5 बजे चले जाते थे, या कभी 5 बजे या रात 9 बजे जो है वो उनकी एहलिया उन्हें बताती थी खबरनामा सुनने के बाद कि जी मुल्क में ये हो गया है। तो जब टीम का कैप्टन, वो तो सुना, खबरनामा ना भी सुने तो उन्हें पता चल जाता है मुल्क की हो रहा है। अच्छा नहीं, वो मैं गवर्नर, जब आप तो देखें अभी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त नुमाइंदगी रखती हैं सारे लगे हुए हैं कि यार किसी तरीके से जो है हम अपनी परफॉर्मेंस शो करें, बताएं कि हम गवर्न कर सकते हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि आगे इलेक्शन आने वाला है। अच्छा जी, अदर जावेद साहब, चूँकि वक्त इख्तितामिया की जानिब है, मुझे ये बताइए, मैं हमेशा ही आपसे ये पूछता हूँ, फिर मैं आखिर में पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो जिनके कंधे पे सबसे ज़्यादा सवारी करते थे महात्मा और उनकी पार्टी के, ओवरसीज़ हमारे साथ हैं, हुण कितना फ़र्क पै गया? ओवरसीज़ ने सब कुछ देख लिया, 9 मई भी हो गया, इसराइल की जानिब से बयान भी आ गया, क्या देख रहे हैं? नब्ज़ पे आप जब हाथ रखती हैं तो क्या महसूस होता है अदर जावेद साहब? जी साहब, इस पे ना, इस सवाल पे थोड़ी सी हंसी इसलिए भी आ रही है कि आप उन लोगों से बात करें तो वो ये कहते हैं साडा सियासत नाल ताल्लुक ही कोई नहीं। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है ना। तो यहाँ तो वो या ये कहते हैं और दूसरा कहते हैं कि जनाब असी टीवी देखना ही छड़ देता है। ठीक है, तो ये दो चीजें आप जब भी, और यहाँ वो कहते हैं हम न्यूट्रल है, तो वह साथ ही पता लग जाता है कि ये माजी में किसकी हिमायत करते रहे। तो हद तक फर्क पड़ चुका है, बहुत हद तक। वो लोग जो, मैं तो पहले भी कहता रहूं कि इनको गुमराह किया गया गुज़िश्ता 10 साल में, जो इनके साथ सोशल मीडिया के जरिए जो इनको फेक न्यूज़ पहुंचाई जाती रही, जिस प्रोपेगेंडा के जरिए इनके जहनों को गंदा किया गया, और वो प्रोपेगेंडा आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा है। अब उन्हें भी एहसास हो रहा है कि जो चीज़ें इन्हें बताई जाती रही थी वो झूठ है। और ख़ास तौर पे जब से पाक फौज के इदारों पे हमला हुआ, एक बहुत बड़ी तादाद जो यहाँ पे हमारे सीनियर, जो हमारे सीरियस लोग हैं, जिनको, जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, सारे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, जो, और उनको, उनकी आंखें उस वक्त भी खुली कि ये तो अब इस हद तक बात चली गई है कि जाती इक़्तिदार की खातिर हमने पाक फौज जैसे इदारे को भी नहीं बख्शा। बहुत फर्क पड़ चुका है, और बाकी जो थोड़ा बहुत फर्क रहता है वो भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अदर जावेद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। फ़ारूक फैसल खान साहब, थैंक यू वेरी मच आपके तशरीफ़ लाने का। नाज़रीन, ये चीज़ें होने के बाद जो फ़र्क पड़ते हैं ना, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सबसे आला तख्लीक किया है अल्लाह ताला ने, और कस्में उठाई हैं, 4 एक मकाम पे 4 कस्में वाहद एक मकाम पे ही हैं कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। लिहाजा हम जो होने के बाद करते हैं ना, हाय मेरे को गलती होगी, डी ट्रैक में हो गया, मैंने तो समझ ही नहीं आई, आपके कौन से दिमागों पे कड़े डाले थे किसी ने गुजरात के अंदर? नहीं, बल्कि आप इंसान हैं तो सोचिए पहले, बाद में रोने का फ़ायदा नहीं है। माएँ भी रो रही हैं, बुज़ुर्ग भी रो रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान वो रेड लाइन है, कोई शख्सियत नहीं है। शख्सियात आती हैं जाती हैं, मुल्क रहते हैं, और ये मुल्क रहेगा इंशाअल्लाह। हम नहीं भी होंगे तब भी रहेगा,
और ता क़यामत रहेगा। अल्लाह इसको सलामत रखे, हमें हक बात समझने की तौफीक दे और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।